डॉक्टर GDS बग्गा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, CLC गवर्नमेंट कॉलेज धमदा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से MCOM 4th सेम, पेपर का नाम है अकाउंटिंग मेथड, इसकी इकाई 5, चैप्टर का नाम है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखाऊंगा। जैसे पूर्व वीडियो में मैंने आपको वो तकनीक बताई है कि जब भी चैप्टर के प्रश्न बनाने हैं, हम प्रश्न को पढ़ते जाइए और प्रश्न में दी गई जानकारियों की प्रविष्टि करते जाइए। उसके बाद जो शेष बच जाता है, उस शेष का निराकरण कैसे किया जाता है मैं प्रश्न के हिस्सों में बताऊंगा। तो मैं आपके सामने प्रश्न आरंभ करता हूं कि ये प्रश्न है, निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर 31 दिसंबर 1973 को पूनम का स्थिति विवरण एवं न्यूनतम लेखा बनाइए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके में दो बातें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए कि किसके खाते में बनाना है और किस तारीख को बनाना है। तो इस प्रश्न में जानकारी है पूनम, तो हम यहाँ पर पूनम का नाम उल्लेखित कर देंगे। फिर आता है एज ऑन। एज ऑन में आप देखेंगे कि किस तारीख में प्रश्न बनाने को बोलता है, और वो तारीख है 31 दिसंबर 1973। तो यहाँ 31 दिसंबर 1973 जो प्रश्न में तारीख लिखी रहती है कि जिस तारीख को हमको बनाना है उस तारीख का उल्लेख करते हैं। देखिए प्रश्न में जैसे जैसे जानकारियां दी गई हैं वो प्रारूप में आप जानकारियां भरते जाइए। इसके बाद हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न में इसके बाद जानकारी है रोकड़ 1155। तो रोकड़ का उल्लेख स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में प्रॉपर्टी ए में किया जाता है, और रोकड़ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की राशि डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखते हैं और इसकी राशि है 1155 रुपया। ये हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। इसके बाद दूसरी जानकारी है रहतिया 6000। रहतिया यानी स्टॉक, ये संपत्ति का जो मूल्य होता है वो बुक वैल्यू होता है, उस बुक वैल्यू में 6000 उल्लेखित कर देंगे। और जैसे ही प्रश्न में इसकी जानकारी होगी कि स्टॉक को बेचने से कितनी राशि मिली, तो उसका उल्लेख आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। फिर आगे प्रश्न पढ़ते हैं। देनदारों के संबंध में जानकारी है कि अच्छे देनदार 35,000, संदिग्ध 9,000, डूबत 7,500। तो देखिएगा हमारे प्रारूप में अच्छे देनदार हैं 35,000, गुड का उल्लेख कर देंगे 35,000 रुपया। संदिग्ध हैं हमारे प्रश्नानुसार 9,000, तो संदिग्ध को इनर कॉलम में उल्लेख करेंगे। और प्रश्न में जैसे ही ये कहता है कि संदिग्ध से पैसा मिला, तो जितना पैसा मिला उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। और प्रश्नानुसार डूबत ऋण है 7,500। इस तरह बच्चों जब भी प्रश्न बनाना हो, प्रश्न पढ़ते जाइए और प्रारूप में उसकी जानकारी उल्लेखित करते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले में फिर से संपत्ति का नाम है फर्नीचर 2820। ये फर्नीचर हमारे प्रश्न में है, तो यहाँ पर हम फर्नीचर का उल्लेख कर देंगे और फर्नीचर की राशि है 2820 रुपया। फिर हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे और जो जानकारियां हैं उसको उल्लेखित करेंगे। फर्नीचर के बाद अगला आइटम है अंश 2500। शेयर, इसकी राशि है हमारे प्रश्न में 2500 रुपया। ये हम एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे प्रश्न में ये जानकारी है कि हमारे पास एक मकान है 40,000 रुपये का, और यदि हम उसको बेचें तो हमको कितना पैसा मिलेगा 17,500। एक जानकारी है असुरक्षित लेनदार 69,500। 69,500 ये है असुरक्षित लेनदार। तो ये जब भी प्रश्न बनाएंगे तो
जो भी असुरक्षित लेनदार की राशि आएगी डायरेक्ट हम एंट्री नहीं करेंगे, उसको एक सूची के रूप में लिखेंगे और उसकी सूची है 69,500 रुपया। ये पहले में 69,500 की राशि है। और इसके बाद यदि हम इस प्रश्न को अगला हिस्सा देखें तो अगले हिस्से में लिखा है मकान के बंधक से सुरक्षित लेनदार 12,500, यानी हमने एक लेनदार लिया है, एक पैसा लिया है 12,500 का और बंधक के रूप में हमने मकान को दिया है और प्रश्न में स्पष्ट है कि मकान से बेचने से कितना पैसा मिलेगा 17,500 और हमने लोन कितना लिया है 12,500। तो इसका मतलब है 12,500 का लोन लिया है और उसे 17,500 रुपए की चीज, यद्यपि मकान 41,000 का है किंतु बेचने से कितना मिलेगा 17,500। तो यहाँ पर वो सुरक्षित लेनदार माना जाएगा। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, हमने लोन लिया है 12,500 और हमने जो संपत्ति दी है उसका मूल्य है 17,500। इस तरह यदि हम देखें तो अभी हमारा कितना पैसा वहाँ जमा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि 17,500 में 12,500 गया तो 5,000 रुपया सरप्लस टू कांट्रा है। सरप्लस टू कांट्रा का उल्लेख दूसरे स्थान में भी करते हैं, देखिएगा एड सरप्लस फ्रॉम कांट्रा, इसकी राशि है प्रश्नानुसार 5,000 रुपया। इसके बाद हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं और आगे में लिखा है पूर्वाधिकार लेनदार 950। पूर्वाधिकार लेनदार यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की राशि है 950 रुपया। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, आउटर कॉलम में नहीं लिखा जाता। इसके बाद हम प्रश्न का अगला हिस्सा पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा है रहतिये से मूल्य का 2/3 राशि मिलता है। यहाँ देखिएगा 6,000 रुपया रहतिया है, 6,000 का 2/3 निकालेंगे, 6,000 का 2/3 निकालेंगे तो कितनी राशि आएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4,000 रुपया। यहाँ पर हमें 6,000 की चीज है तो बेचने से हमें कितना मिलेगा 4,000 रुपया। और प्रश्न में अगला हिस्सा है फर्नीचर से मूल्य का 50% मिलता है। यहाँ पर फर्नीचर कितने का है 2820 और कितना मिलेगा 50%, आधा 2820 का आधा 1,410 रुपया होता है। इसके बाद यदि हम प्रश्न में आगे बढ़ें तो इसमें लिखा है अंशों से सम मूल्य मिलता है। अंश कितने के हैं 2500, सम मूल्य मिलता है यानी उतना ही पैसा मिलता है 2500 रुपया। फिर हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि संदिग्ध ऋणों से 1/3 राशि मिलेगी। अब संदिग्ध ऋण में नजर मारिए तो संदिग्ध ऋण कितने हैं 9,000। इस 9,000 का कितना पैसा मिलेगा 1/3, तो 9,000 का 1/3 होता है 3,000 रुपया। इस तरह बच्चों प्रश्न पढ़ते जाइए और उसकी एंट्रियां की जाती हैं। फिर पूनम ने अपना व्यापार 1 जनवरी 1972 को 31,750 रुपये की पूंजी से आरंभ किया था। 31,750, तो कैपिटल की राशि आती है 31,750 रुपये की राशि आती है। फिर हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि पूनम को 2 वर्षों में लाभ 20,275 रुपये का है। बिजनेस प्रॉफिट देखिए, बिजनेस प्रॉफिट 20,275। इसमें ये नहीं लिखा है कि 2 वर्षों में हुआ, तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 20,275 रुपया जो लाभ हुआ है उसको हम उल्लेखित कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है पूनम ने प्रति वर्ष 15,000 रुपये आहरित किए। प्रति वर्ष यानी 1 साल में 15,000, तो 2 साल में कितना पैसा उसने निकाला 30,000। तो ये ड्राइंग्स में 15,000 पहले साल निकाला, 15,000 दूसरे साल निकाला 15,000, टोटल उसने कितना पैसा निकाला
30,000 रुपया। इस तरह बच्चों देखिए प्रश्न हमारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न जब समाप्त हो जाता है तो इस संबंध में हमको ये ध्यान में रखना है और इस चीज़ को अच्छी तरह से आप देखिएगा। जैसे ही आप इस स्टेज पे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं कि आप प्रश्न पढ़ लिए, प्रश्न में दी गई जानकारी की एंट्री हमने कर दी है, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि असुरक्षित लेनदारों में कितनी राशि आई। ये है 69,500। इसको इनर कॉलम में भी 69,500 की एंट्री कीजिए और आउटर कॉलम में भी 69,500 की एंट्री कीजिए। इसके बाद ये देखिए फुल्ली सिक्योर्ड है और अंशतः रक्षित लेनदारों की राशि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर उसे नील कर देंगे। और यहाँ पर पूर्णतः रक्षित लेनदार थे 12,500, इसको इनर कॉलम में भी शो कर देते हैं। और पूर्वाधिकार लेनदार यहाँ 950 है, तो 950 को यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही कॉलम आते हैं और 2 कॉलम में यहाँ पर एक 69,500 आया और यहाँ नील आया, तो स्वाभाविक है कि जब टोटल करेंगे तो वो टोटल कितना आएगा 69,500। इसके बाद हम ये देखिएगा कैश इन हैंड की एंट्री हो गई है, बुक डेट्स की एंट्री हो गई है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जी ग्रुप की कोई जानकारी नहीं है, तो इसको पर यहाँ पर नील कर सकते हैं। फिर है सरप्लस फ्रॉम कॉन्ट्रा, जिसकी एंट्री हमने 5,000 की है। अब इसके बाद इस सारे आइटम का टोटल करेंगे। जब इस सारे आइटम का टोटल करेंगे तो हम टोटल के रूप में पाते हैं 52,065 रुपया। जब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आता है, जब ये पूरे आइटम का यदि आप टोटल करें तो टोटल आएगा 52,065 रुपया। अब इसमें पूर्वाधिकार लेनदार की राशि को घटाएंगे। पूर्वाधिकार लेनदार की राशि कितनी है 950। इस 52,065 में 950 को घटाएंगे तो घटाने पर हमारे सामने आता है 51,115 रुपया। 51,115 रुपये की राशि आती है और इसके बाएं पक्ष में राशि है 69,500। तो यही राशि यहाँ पर हम लिख देते हैं 69,500। 69,500 में 51,115 रुपये जाता है तो इस दशा में बचेगा 18,385 रुपया। कितना बचेगा 18,385 रुपये की राशि बचती है। इस तरह बच्चों आपने देखा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब हम प्रवेश करते हैं हीनता लेखा की ओर। हीनता लेखा में पूंजी की जानकारी प्रश्न में थी, हमने एंट्री कर दी। लाभ की जानकारी थी, हमने एंट्री कर दी, किंतु कैपिटल के ब्याज की जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर नील शो करेंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर सैलरी, स्वामी का वेतन, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो इसका उल्लेख नहीं करेंगे। कोई अन्य इनकम के स्रोत की जानकारी भी प्रश्न में नहीं है, इसका भी उल्लेख नहीं करेंगे। अब एक महत्वपूर्ण है सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी। सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे हमको कितना सरप्लस हुआ है। तो इस प्रश्न में यदि अपन जाएं तो हमें इस जानकारी मिलती है कि हमारे पास एक मकान है जो 41,500 रुपये का है और उसको हमको बेचने से कितना 41,000 का है और बेचने से हमको कितना मिलता है 17,500। एक ये नुकसान होता है प्राइवेट का। हाँ, ये इस पे बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई सरप्लस नहीं है। लोन फ्रॉम वाइफ, प्रश्न में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वाइफ से लोन लिया गया। इसके बाद
यदि प्रश्न में पूंजी की जानकारी हो तो एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट नील माना जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक जानकारी हो सकती है। यहाँ पर प्रश्न में लाभ की जानकारी है किंतु हानि की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर वो राशि नील होगी। ड्राइंग में 30,000 की जानकारी है। अब इस प्रश्न के महत्वपूर्ण हिस्सा वही 3 सूचियाँ, उन 3 सूचियों के हानियों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। कैसे उनका देखिए, एक है लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, दूसरा है लॉस ऑन बुक्स डेबिट और तीसरा है लॉस ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अब ध्यान से देखिएगा कि आप एग्जाम हॉल में इसकी गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है स्टॉक कितने का है 6,000, उसको कितने में बेचा गया 4,000, 6,000 की चीज़ को 4,000, तो स्टॉक में कितनी हानि हुई 2,000। तो यहाँ पर जब आप व्यवहारिक गणना करेंगे तो स्टॉक में हानि हुई 2,000। फिर इसके बाद शेयर कितने का है 2,500, कितने में बेचा गया 2,500, कोई हानि नहीं हुई। फिर फर्नीचर 2,820 की चीज़ को 1,410 में बेचा, तो फर्नीचर को बेचने से कितना नुकसान हुआ 1,410 रुपया, क्योंकि 50% में हमने बेचा है। और एक अगली संपत्ति है मकान की, एक 40,000 रुपये वाला मकान हमने 17,500 रुपये में बेचा, तो हमें मकान को बेचने में बिल्डिंग को बेचने में हमको नुकसान हुआ, बिल्डिंग को बेचने में नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? एक 40,000 रुपये की चीज़ है और हमने कितने में बेच दिया 17,500 में, कितना नुकसान हो गया 23,500 रुपया नुकसान हो गया। एक नुकसान है 2,000, एक नुकसान है 1,410, एक नुकसान है 23,500। यदि इन सारे नुकसानों को अपन जोड़ें तो टोटल नुकसान है 26,910 रुपया। इस 26,910 को लॉस ऑन रियलाइजेशन में 26,910 रुपये का उल्लेख कर देंगे। इसके बाद आता है लॉस ऑन बुक डेट्स, यानी देनदारों से नुकसान। तो देखिएगा, डाउटफुल देनदार कितने थे 9,000, पैसा कितना मिला 3,000, 9 मिलना था 3 मिला, घाटा हुआ 6,000। यहाँ घाटा है 7,500 और 6,000, टोटल घाटा हुआ 13,500। इसको यहाँ पर उल्लेखित कर देते हैं 13,500। सूची जी में चूंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद लॉस फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी को अभी हमने शो कर दिया है क्या कि 23,500 का नुकसान हुआ है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर उसको शामिल कर दिया है। लॉस फ्रॉम प्राइवेट, कोई अन्य हानियाँ प्रश्न में नहीं है। इस तरह यदि अपन देखें, और एक चीज़ डिफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कितना है 18,385, यही राशि 18,385 आएगी। अब हम इसको योग करके देख लेते हैं कि दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। तो हम पाते हैं कि दोनों पक्षों का योग 70,410 रुपया आता है। दोनों पक्षों का योग आता है 70,410। योग का मिलना इस बात का परिचायक होगा कि हमारे द्वारा बनाया गया ये प्रश्न इस तरह यदि हम योग को प्रदर्शित करें और हमने योग का चेक किया तो हमें इस बात की जानकारी हुई कि हमारा योग सही रूप से बना है। और योग का मिलना इस बात का परिचायक होता है कि हमारे द्वारा बनाया गया प्रश्न सही है। धन्यवाद।